स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक है वाई नॉन कॉपरेशन, क्योंकि इससे पहले के टॉपिक्स हमने पहले दो वीडियोस में कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे गांधी जी का जो बुक था हिंद स्वराज, उसकी बात करेंगे। और हिंद स्वराज में बेसिकली गांधी जी ने स्पेशली क्या कहा था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश है तो बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस ओनली, और अगर इंडियन रिफ्यूज कर दें कॉपरेट करने से तो ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा। ठीक है। अब इस वाले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि कैसे जो नॉन कॉपरेशन था वो मूवमेंट बना। तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में लेकर के वो आए। और स्टार्टिंग किया था सरेंडर ऑफ टाइटल्स से। सरेंडर ऑफ टाइटल मतलब कि उस ज़माने में जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे कुछ टाइटल्स यानी उपाधियाँ दिया करते थे। ठीक है। और लेकिन जो बहुत प्रोमिनेंट जो उस वक्त के लीडर्स हुआ करते थे या पर्सनालिटीज़ हुआ करते थे, उन लोगों ने सरेंडर्स को जो टाइटल्स को थे वो वापस दे दिया। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का या ठाकुर का, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा था। और उनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइटल को सरेंडर कर दिया। और क्या किया गया, जो जितने भी सिविल सर्विसेज थे उनको बाइकआउट कर दिया गया। आर्मी को बाइकआउट किया गया, पुलिस को बाइकआउट किया। बाइकआउट कैसे किया, ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, चाहे वो गवर्नमेंटल जॉब्स थी चाहे प्राइवेट जॉब थी, कैसी भी जॉब थी। और गवर्नमेंट ने जब ये सब चीज़ें देखी तो इन लोगों ने एक हमेशा की तरह जो रिप्रेशन की पॉलिसीज़ थी, लोगों को सप्रेस किया जाना, परेशान किया जाना, वो काम शुरू कर दिया। तो कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि बड़े तगड़े लेवल पे महात्मा गांधी ने इस चीज़ को लॉन्च किया। अच्छा, अब समर ऑफ 1920s की बात करें तो महात्मा गांधी और शौकत अली, कौन से शौकत अली, वही मोहम्मद अली एंड शौकत अली की बात कर रहे हैं जिन्होंने खिलाफत कमेटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, पूरे देश भ्रमण करना शुरू किया, और ताकि लोगों का एक पॉपुलर सपोर्ट मिल सके इस पर्टिकुलर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अच्छा, अब अगर हम कांग्रेसीज की बात करते हैं तो बहुत सारे जो कांग्रेसीज थे वो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक इस प्रपोज़ल को लेकर सीरियस थे। किस प्रपोज़ल को लिए, जो एनसीएम था कि हम एनसीएम करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। लेकिन जो कुछ थे वो रेल्यूक्टेंट थे। वो रेल्यूक्टेंट क्यों थे? रेल्यूक्टेंट का मतलब होता है बच्चा कि मतलब कि मेरी इच्छा नहीं है बट स्टिल आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैं वो चीज़ काम करने जा रही हूँ लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो वो लोग भी नहीं चाहते थे नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करना, बट स्टिल उनको न चाहते हुए भी काउंसिल के इलेक्शंस जो उस वक्त हो रहे थे, जो नवंबर 1920 में होने वाले थे, उनको बायकॉट करना पड़ा। ठीक है, वो नहीं करना चाहते थे लेकिन उनको बायकॉट करना पड़ा। ठीक। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू द पॉपुलर वायलेंस, और उनको ये शक था या कहीं ना कहीं डर था, दहशत था कि ये पॉपुलर वायलेंस इससे हो सकता है, बहुत सारे दंगे हो सकते हैं। अब अगर हम सितंबर से दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे इंटेंस कन्फ्लिक्ट हुआ कांग्रेसीज के विचारों में। कई लोग चाहते थे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, कई लोग चाहते थे काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना हो, बाइकआउट किया जाए। और इसी बीच अगर हम बात करें तो सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स इस मूवमेंट के जो थे वो कहीं ना कहीं एक फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचे। और वो डिसीजन हमारा क्या था, नागपुर में एक सेशन हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैप में भी ये पॉइंट आता है, दिसंबर 1920 का सेशन। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बेटा, 1920 में दो सेशन हुए थे। एक तो सितंबर 1920, कहाँ पे, कैलकाटा, ठीक है, जहाँ पे सबको मनाया गया था। और एक हुआ था दिसंबर 1920, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। याद रखना, दिसंबर 1920 नागपुर के सेशन को नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में है नागपुर, यहाँ पे एनसीएम को अडॉप्ट किया था। अच्छा, किसने पार्टिसिपेट किया, कितने स्टेजेस में ये था, और किन किन सोशल ग्रुप्स ने जो कंसीव किया नॉन कॉपरेशन के आइडियाज़ को, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, हमें पता है कि खिलाफत मूवमेंट्स को ये रिलेट करता था। पहले खिलाफत ही आया था, कमेटी स्टेब्लिश हुई थी, इसके बाद गांधी जी को लगा कि हाँ भाई, मुस्लिम्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो अब मुस्लिम्स हमें इस एनसी में सपोर्ट करेंगे। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट डेट इज़ 1921। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हमारा कब स्टार्ट हुआ था, एक ही है, अलग अलग लेकर के मत चलो। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1921, क्योंकि 1920 में नागपुर सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, हमें ये भी चीज़ पता है। ठीक है। और सब के सब आह्वान कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, स्वराज के लिए।
ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए स्वराज का अपना अपना मीनिंग हुआ करता था। अब अगर हम मूवमेंट को टाउन्स में देखें तो टाउन्स में मूवमेंट कैसे हुए थे, अब बड़े ध्यान से देख लेना कि इसका जो पार्टिसिपेशन था उसमें मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन से यहाँ पे सिटीज़ में शुरुआत हुई। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेडमास्टर्स टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, कौन करता है लेकिन उस वक्त इन लोगों ने किया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी जो कि इतना ज़रूरी होता है। काउंसिल इलेक्शंस आ गया दोबारा, काउंसिल इलेक्शंस को बाइकॉट किया गया डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में, एक्सेप्ट मद्रास को छोड़ के जहाँ पे जस्टिस पार्टी हुआ करती थी। और वो जो पार्टी थी, द पार्टी वाज द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी हुआ करती थी। और इनका ये सोच था, इन्होंने बेसिकली मद्रास में प्रोविंसेस में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया क्योंकि इनकी ये मतलब थी कि भाई काउंसिल्स के इलेक्शंस पे अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एक तरीका है जहाँ पे हमें कुछ पावर मिलेंगी, और ऐसी पावर जो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास होती है तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो कास्ट वाली बात कर रहे थे कि ब्राह्मण्स को मिलती है तो हमें क्यों नहीं मिलती है, तो हम अगर काउंसिल के इलेक्शंस लड़ेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी, पावर मिलेगी। अच्छा, नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट क्या हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पे, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन इकोनॉमिक फ्रंट पे इसका जो इम्पैक्ट था नॉन कॉपरेशन का बड़ा तगड़ा पड़ा। कैसे? जैसे कि फॉरेन जो गुड्स थे उनको बाइकॉट किया गया। बाइकॉट के हिंदी में बोलते हैं बेटा बहिष्कार, यानी मुझे नहीं पहनना ये कपड़े, फॉरेन गुड्स हटाओ यहाँ से, जला दो। लीकर शॉप्स को पिकेटेड इट मीन्स प्रोटेस्ट इतना तगड़ा है कि दुकानों को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया गया। फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया गया। जो बॉन फायर्स जनरली हम लोग जब पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो हम लोग आग जला के बॉन फायर करते हैं, डांस करते हैं, वैसे ही वहाँ पे फॉरेन क्लोथ्स को बॉन फायर किया गया। जो इम्पोर्ट मतलब बाहर से मंगाते थे हम लोग फॉरेन गुड्स को, क्लोथ्स को, वो हाफ कर दिया। 1921 एंड 22 में अगर हम बात करें तो जो हम इम्पोर्ट करते थे उसकी जो वैल्यूज़ थी वो ड्रॉप हो गई। कहाँ पहले 102 करोड़ तक का हम लोग सामान मंगाते थे, अब वो सिर्फ 57 करोड़ हो गई। क्या डाटा हमें याद रखना है ये वाला? तो हाँ बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि लिखते वक्त हमें ये चीज़ ज़रूर लिखनी होगी। ठीक है। बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स थे यानी बिजनेसमैन जो थे, ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया कि फॉरेन गुड्स और फॉरेन ट्रेड्स में हम बिज़नेस नहीं करेंगे इनके साथ। तो बाइकॉट मूवमेंट्स करना, लोगों ने बाइकॉट करना शुरू कर दिया। इंपोर्टेड क्लोथ्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। लोगों ने इंडियन गुड्स को पहनना शुरू कर दिया था, क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया था। और उस वक्त क्या था? बेसिकली हमारा खादी था। ठीक है। और इसी ढंग से जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे, हैंडलूम था, वो हमारा ऊपर उठने लगा। राइट। अब एक मिनट, यहाँ पे हम इस चीज़ को, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई खादी कॉस्ट जो क्लोथ्स था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, और जो पुअर पीपल थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो वो कब तक मिल क्लोथ्स को, ये जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकॉट कर लेते। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया कि भाई अब हम ज़्यादा बाइकॉट नहीं कर सकते। अब हम उन लोगों ने क्या किया, दोबारा से मिल क्लोथ्स पे आ गए और फॉरेन गुड्स पे आ गए। सेम यही प्रॉब्लम था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का। कब तक कोई अपने बच्चों को घर में बैठा करके पढ़ाता, या लोग अपनी जॉब छोड़ के बैठते, क्योंकि भाई एट दैट टाइम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का कोई सब्सिट्यूट था ही नहीं। चाहे वो कॉलेजेस बात करें, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, या कुछ ऑल्टरनेटिव जॉब्स की बात करें, वो थे ही नहीं। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है। तो मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहिए था इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस, बट वो हमारे पास था नहीं। तो यही चीज़ हुआ कि जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन होने लगा। सो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में जाने लगे। लॉयर्स वापस अपने काम पे लौट गए। तो बेसिकली दीज आर द रीजंस बिहाइंड द मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन। जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन वो स्लो डाउन हो गया। उसके ये कुछ रीजंस हैं। जो एक्टिविटी के साइड वाला पैराग्राफ है वहाँ पे ये रीजंस लिखे हैं कि खादी क्लोथ वॉज कॉस्टली। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। देन नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, सेकेंड ये हो गया। एंड थर्ड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट का लोग शिकार हो रहे थे। तो 3 रीजंस हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अगर हम रिबेलियन इट मीन्स विद्रोह, कंट्री साइड इट मीन्स गाँव, ग्रामीण इलाकों में या ऐसे इलाके जो सिटी से थोड़े अलग थे, वहाँ पे इस मूवमेंट को कैसे देखा गया। तो बेटा हम यहाँ पे AAA की बात करेंगे। ए फॉर अवध, ए फॉर आंध्र प्रदेश, ए फॉर आसाम। अवध में हम यहाँ पे बात करेंगे बाबा रामचंद्र की। देन आंध्र प्रदेश में हम बात करेंगे एलोरी सीताराम राजू की। एंड असम में ऐसा कोई हीरो नहीं था, तो वहाँ पे हीरो की कमी कौन पूरी करेगा?
इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पूरी करेगा। तो ट्रिपल ए को याद रखना। इस टॉपिक में अगर कभी आ जाता है एक्सप्लेन द एनसीएम इन द कंट्री साइड, देन आप ये ट्रिपल ए को मेंशन करेंगे। ठीक है। अगर हम नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं तो भाई ये जब स्प्रेड हुआ कंट्री साइड में, तो यहाँ पे जितने भी पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, इन लोगों ने कैसे कैसे अपनी भूमिका यहाँ पे निभाई वो देख लेते हैं। पहले हम अवध की बात करेंगे। जो न्यू वर्ड्स में बेगार दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बेगार क्या होता है? बॉन्डेड लेबर कह सकते हैं, बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, जहाँ पे विलेजर्स जो होते हैं वो फोर्स्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं बिना किसी लीव, बिना किसी पेमेंट के। ठीक है, हिंदी में हम इन्हें बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। अवध की बात करें तो यहाँ पे पीजेंट्स यानी जो किसान थे, उनको जो हेड था या लीडर था वो कौन थे? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र एक सन्यासी हुआ करते थे जो अपने आप में फिजी में कभी न कभी किसी ज़माने में एक लेबरर रहा किया करते थे, एंडेंजर्ड लेबर हुआ करते थे। ठीक है, फिजी में हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे मज़दूरों को पकड़ के ले जाया जाता था जहाँ पे लोग एज अ बॉन्डेड लेबर का काम किया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था? तालुकदार के अगेंस्ट था। तालुकदार कह लो या लैंडलॉर्ड, जमींदार कह लो, कुछ भी कह लो, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट लड़ा गया, जहाँ पे इन लोगों ने पीजेंट से डिमांड किया हाई रेंट्स का, और बाकी उनके जो कुछ चीज़ें थी उनको कैप्चर कर लिया गया था। तो पीजेंट्स को बेगार करना पड़ता था। जब वो कुछ चुका नहीं पाते थे तो वो बेगार किया करते थे। ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स के अंडर काम किया करते थे, वो भी विदाउट एनी पेमेंट। अब यहाँ पे अगर हम उनकी बात करें तो उनका पास जो काम किया करते थे, उनकी जो टेन्योर हुआ करता था, उसकी कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब कह सकते हैं कि एक तो काम भी करो, पैसा भी ना मिले, और जिसको मिल रही है हल्की फुल्की उसको कुछ सिक्योरिटी भी ना हो। और डेली बेसिस पे उनको एविक्ट कर दिया जाता था। उनके जो ज़मीनें होती थी उनको वापस नहीं दिया जाता था। और फिर धीरे धीरे जो पीजेंट मूवमेंट था उसने डिमांड करना शुरू कर दिया। किस चीज़ का डिमांड किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना ध्यान से। उन्होंने रेवेन्यू में रिडक्शन का डिमांड किया, बेगार को एबोलिशन का डिमांड किया कि बेगार को भाई ख़त्म करो। ठीक है, बेगार को यहाँ पे ख़त्म करो। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने ये भी बोला कि सोशल बाइकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, समाज में जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका बाइकॉट करो। बहुत सारे प्लेसेस पे जो नाई धोबी थे वो बंद कर दिए गए। नाई धोबी इट मीन्स हिंदी वाला ही नाई, यानी बार धोबी मतलब वॉशरमैन। इन लोगों ने उन लोगों ने सब चीज़ पे बैन कर दिया कि हम किसी भी लैंडलॉर्ड्स के घर पे नहीं जाएंगे। इन लोगों ने पंचायत वगैरह ऑर्गेनाइज्ड वगैरह किया और लैंडलॉर्ड्स वगैरह को सर्विसेज देने से मना कर दिया। अब 1920 में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लेंगे आप। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने विलेजेस का अवध में चक्कर लगाना शुरू किया, यूपी कह सकते हैं, और विलेजर से बात करना शुरू किया, यानी भ्रमण पे निकले और उनकी ग्रेवेंसेस, उनको दुखों को समझने की कोशिश की। अक्टूबर में अवध किसान सभा, ये स्पेलिंग जो है OUDH, ये अवध ही है लेकिन आप OUDH ही लिखेंगे, सेटअप किया गया 1920 में ही। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने और कुछ और लोग थे जिनका नाम मेंशन नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा को इस्टेब्लिश किया, और धीरे ही देखते देखते 300 ब्रांचेस पूरे विलेजेस में सेटअप हो गई इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा शुरू हुआ। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस का था एफर्ट्स, वो काफ़ी हद तक अवध पीजेंट्स को एक वाइडर स्ट्रगल तक पे ले आया, उनको इंटीग्रेट किया, एकत्रित किया, और जो पीजेंट मूवमेंट था वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होने लगा। ठीक है, मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में। जो हाउस थे तालुकदार के, मर्चेंट्स के, उन पे अटैक किया गया, बाज़ार को लूट लिया गया, ग्रेन्स जहाँ पे होर्डेड थे, गोडाउंस वगैरह, उनको टेक ओवर कर लिया गया। किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, पीजेंट्स ने किया। इन मैनी प्लेसेस लोकल ट्रेडर्स, जो लीडर्स थे, उन्होंने पीजेंट्स को बताया कि गांधी जी ने क्या किया है कि नो टैक्सेस होंगे, और जो लैंड होगा दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा अमंग द पुअर, और महात्मा गांधी के नाम पे
अगर हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक लोग बहुत ज़्यादा ये जो पूरा सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस उसके बढ़ गए थे कि अच्छा ऐसी चीज़ है कि दोबारा से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस जनता उस वक्त महात्मा गांधी के नाम पे बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे रायबरेली का इंसिडेंट है सोर्स बी में 1921 की बात करेंगे, जहाँ पे नेहरू जी एक स्पीच दे रहे थे और वहाँ पे इंस्टेंटली जाना चाहते थे और स्पीच देना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एक कह सकते हैं जो एगिटेटेड और एंग्री क्राउड था, क्योंकि स्पीच काफ़ी हद तक पीजेंट्स को के लिए थी और लोग उनको सुनने के लिए काफ़ी हद तक इकट्ठा हुए थे, लेकिन इंस्टेंटली वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि पूरी चीज़ें वॉयलेंस में क्रिएट हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें, बस इतना याद रखना कि रायबरेली में बेसिकली यहाँ पे नेहरू जी आए थे और स्पीच दे रहे थे या जाना चाहते थे, लेकिन इंस्टेंटली पुलिस ने क्या किया, फायर कर दिया वहाँ पे पीजेंट्स पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने अवध का पार्ट पढ़ा। अगर हम बात करते हैं, अब हम गुडाइम हिल आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, जहाँ पे लोगों ने मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर किया अंडर द लीडरशिप ऑफ हम कह सकते हैं एलओडी सीताराम राजू। यहाँ पे हीरो हुआ करते थे, 1920s तक की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने रिबेल किया फॉरेस्ट को लेकर के, क्योंकि फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था और फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया। मतलब ये ट्राइबल ग्रुप जो जंगल में ही रहता था, उनसे जंगल ही छीन लोगे तो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, अपने कैटल्स वगैरह वो कहाँ चराएं, कहाँ पे ग्रेजिंग करने जाएं, फ्यूल जो वुड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वो कहाँ पे ले। तो यही चीज़ यहाँ के लोगों को, जो हिल वाले पीपल थे, उनको गुस्सा दिलाया और उनका लाइवलीहुड छीना जा रहा था। और यहाँ पे भी उनको बेकार कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा था कि रोड बिल्डिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे चलो और जॉब करो, लेकिन कैसे जॉब करना है, वो बेकार वाला काम ही करना है, वहाँ पे हम आपको सैलरी वैलरी नहीं देंगे। अब यहाँ पे एलओडी सीताराम राजू एक हीरो की एंट्री होगी, जिसके पास स्पेशल पावर है और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करता है। मे बी कई बार उनकी प्रिडिक्शन सच भी हुई, तो लोगों ने उनको इनकारनेशन मान लिया, अवतार मान लिया भगवान का, हम कह सकते हैं। और बड़ी सारी गोलियां वोलियां लगी थी उन्हें, तो लेकिन अपने आप को इन लोगों ने सेव कर लिया था। अब हम ये बोल सकते हैं कि राजू, जो एलवी सीताराम राजू थे, उन्होंने महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की बात किया करते थे और नॉन कॉपरेशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लोगों को खादी पहनने के लिए बोला करते थे, ड्रिंकिंग को गिव अप करने के लिए बोला करते थे कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ दो। और ये सिर्फ इस पे फोकस करते थे कि इंडिया लिबरेट तभी हो सकता है जब हम वहाँ पे वायलेंस यूज़ करेंगे, नॉट नॉन वायलेंस। ऑल्दो ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ गांधी जी, लेकिन स्टिल वो वायलेंस की बात किया करते थे। और हम ये बोल सकते हैं गुडाइम रिबेल्स में पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा गया, गुरिल्ला वॉरफेयर किया गया स्वराज को अचीव करने के लिए। एट लास्ट राजू को कैप्चर किया गया और 1924 में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। और बस ये टाइम हमारा फोक हीरो था, एक ग्रामीण का जो एक लोगों का हीरो था, वो बस ख़त्म हो गया। स्वराज इन प्लांटेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है ये जो लिखा हुआ है अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 का एक एक्ट था, जिसके अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो प्लांटेशन फार्म छोड़ के भागेंगे नहीं, यहाँ पे सेम वही बेगारी करेंगे। मतलब अपने घरों से दूर आकर के यहाँ पे ये जॉब किया करते थे विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी लीव। ठीक है, इन्होंने नॉन कॉपरेशन का सुना कि भाई नॉन कॉपरेशन हो रहा है, और नॉन कॉपरेशन हो रहा है तो इनका क्या बिलीव था कि दे बिलीव दैट द गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। गांधी जी राज आएगा, हर किसी को अपने विलेजेस में, गाँव में ज़मीनें मिलेंगी। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये सोच करके प्लांटेशन से भागना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉपर अपने डेस्टिनेशन पे अभी कभी नहीं पहुंच पाए। रीज़न, रास्ते में ही जो पुलिस थी उनको पकड़ लिया गया, किसी को रेलवे पे पकड़ा गया, किसी को कहीं पे पकड़ा गया, और पुलिस पर ने पकड़ के इन लोगों को ब्रुटैलिटी के साथ बहुत बुरे ढंग से पीटा पाटा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं विजन की, तो यहाँ पे हम कांग्रेस प्रोग्राम के मुताबिक इस पर्टिकुलर विजन को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइबल पीपल गांधी जी का नाम चैंट करते थे और स्लोगन किया करते थे स्वतंत्र भारत का। इमोशनली ये लोग ऑल इंडिया एगिटेशन एक इस मूवमेंट से अटैच थे, और महात्मा गांधी का नाम हर कोई अपने जो भी मूवमेंट करता उसको रिलेट कर दिया जाता था। तो ये
बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक महात्मा गांधी के नाम पे मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, आगे का जो लेक्चर है वो हम कल करेंगे। ठीक है, टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द पिक्चर ऑफ चौरी एंड चौरा। ठीक है बेटा, थैंक